प्रमुख केशुभाई पटेल जो थे, उनके संपर्क में मैं आया तो मुझे उनका जीवन इतना प्रेरित लगा। सबको मालूम है कि गुजरात में अनामत आंदोलन हुआ। हाँ, तो अनामत आंदोलन हुआ तो गुजरात मतलब ऐसे डिस्टर्ब हो गया जो कभी पहले नहीं था। कोई प्रभाव नहीं था, कोई बोल नहीं सकता था। सिचुएशन तो यहाँ तक खराब थी कि अगर कोई भी आगेवान, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक, अगर कुछ बोल दिया उनके खिलाफ तो उसकी हालत युवा लोग खत्म कर देते थे। मंदिर जो है वो सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ होना चाहिए। समाज को जिनकी जरूरत है उसी दिशा में मंदिरों को काम करना चाहिए। इंटेंशनली उनको दबा दिया गया। तब से डिसाइड किया कि सरदार साहब के जीवन के प्रसंगों को लेकर और राजवी परिवारों का सम्मान करके आज फिर से उनका वो जो त्याग और समर्पण का जो मैसेज था ना, वो फिर से आज की युवा पीढ़ी को देना। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसका जीवन अनुभवों से भरा हुआ है। एक सामान्य किसान परिवार में से आए, बीएससी एग्रीकल्चर किया, बैंक में नौकरी की, फर्स्ट जनरेशन रियल एस्टेट डेवलपर बने, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आईएएस आईपीएस का कोचिंग सेंटर चालू किया और उसके बाद विश्व उम्या फाउंडेशन की स्थापना की। हमारे साथ आज हैं आरपी पटेल। आरपी पटेल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर नमस्कार, धन्यवाद। सर, हमने आप पर बहुत रिसर्च किया। आपका जीवन पूरा संघर्ष से भरा हुआ, अनुभव से भरा हुआ रहा है। आपके बचपन के बारे में कुछ बताएं। वैसे बचपन में बारे में कुछ ऐसा खास है ही नहीं, क्योंकि मेरा पूरा जो बचपन है वो गांव में ही गुजरा है। गांव में ही मैंने करीब 11वीं कक्षा तक का जो अभ्यास है वो गांव में ही पूर्ण किया है। उसके बाद जो मेरे परिवार के सब सदस्य थे वो सभी एक खेडूत परिवार से थे और उनमें जो भी संघर्ष एक खेती के हिसाब से जो होता है वो सब मैंने भी उसमें झेले हैं। उसके बाद जब मैं कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज आनंद में मैंने पढ़ने जब गया, तब भी हमारे पास पैसे तो नहीं थे लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि बड़े भाई जो बॉम्बे में जॉब कर रहे थे तो उनके सपोर्ट से वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ कॉलेज की। कॉलेज के समय में भी वहाँ मैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में लास्ट ईयर में खड़ा था। वहाँ भी जो अपने हिसाब से एक जो स्वभाव होता है ना वो नहीं जाता कभी, लीडरशिप का। तो उसी हिसाब से करीब हम काम करते रहे। लास्ट में एग्रीकल्चर कॉलेज कंप्लीट किया और वो कंप्लीट करने के बाद सोचा कि अब कहाँ जॉब मिलेगी, तो बैंक में उस टाइम अप्लाई किया और संजोग ऐसे बने कि बैंक में जॉब मिल गई। मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर कॉलेज है, बैंक में जाएंगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। फिर भी देना बैंक में जॉब मिल गई 1978 में। तो फिर बैंक की जर्नी स्टार्ट हुई। तो गांव से मतलब जहाँ पोस्टिंग था पालमपुर में, तो वहाँ अप डाउन किया। उसके बाद दाता में पोस्टिंग हुई, वहाँ से भी अप डाउन किया। सबसे बड़ी खास बात तो ये रही है कि मैंने शुरू से मेरे दिमाग में एक बात फिट थी कि कहाँ पर भी जाना है तो सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, घर से नाश्ता या खाना खा के ही जाना है। हाँ, कभी मैं अपने साथ टिफ़िन लेके नहीं गया। क्या क्या वजह है उसकी? कभी वजह एक ही थी कि दिमाग में कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मुझे खाना बाकी है। वर्क कमिटमेंट, मतलब कि वर्क का कमिटमेंट और सबकॉन्शियस को एक कंट्रोल दे दिया था कि सुबह खाया शाम को खाना है, बस पूरा दिन काम करना है। क्या तो उसी हिसाब से बचपन में गांव में रह के जॉब की और उसके बाद जॉब मिलने के बाद तो फिर ट्रांसफ़र होती रहती है, कहीं ना कहीं दांता से पालमपुर, पालमपुर से फिर वहीं पर महसाना, बनासकाठा, फिर वाराही, अलग अलग प्लेस पे करीब 10 से 12 ट्रांसफ़र हुई। क्योंकि बैंक में ऐसा है कि हर 2 साल 3 साल आपकी ट्रांसफ़र होती रहती है। मतलब आपको काफ़ी घूमने का मौका मिला, समझने का, अनुभव लेने का। वैसे सही बताऊँ तो बैंक में मैंने जो अनुभव लिया है ना, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है बहुत बड़ा। क्योंकि गरीब परिवार से होने के बावजूद एक दिल में था कि बैंक में जॉब मिली है। मतलब कि चाहे हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन बैंक के जरिए हम किसी और की सेवा कैसे कर सकते हैं।
मुझे आज भी याद है कि देवीलाल नाबूदी योजना जब किसान के बारे में करीब 1982 में आई थी, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है सेवा करने का। तो उसमें मैंने जो लिस्ट बनाकर बैंक को भेजना था, तो मैंने उसी हिसाब से लिस्ट तो भेज दिया, लेकिन मुझे लगा कि कुछ फार्मर्स उसमें रह जाते हैं। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार एक फार्मर लोग हैं, रह जाते हैं, इतनी अच्छी स्कीम है, वैसे लोग गरीब तो है, पैसा भर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो मैंने मनोमन ही डिसाइड कर लिया कि अगर ऐसे कुछ नाम चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फार्मर्स तो फ़ायदा होगा। तो मैंने 1 साल का डेट एक्सटेंड करके लिस्ट बनाकर भेज दिया। क्या बात है, लोगों की सेवा तब से करनी थी। यस। तो आज मैं मानता हूँ कि उस टाइम मैंने जो कुछ सही या गलत किया था, उसकी दुआ, उनकी प्रार्थना आज भी मुझे उसी में ही मिलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या बात है जी। आरपी सर, आप पहले बैंक में थे, बैंक के बाद आप एंटरप्रेन्योर बने, डेवलपर बने, उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट बने। तो ये बैंक से डेवलपर बनने का सिलसिला कैसे हुआ? नहीं, बैंक से डेवलपर का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन बात ये थी कि जब से बैंक, कॉलेज से बैंक में जब जुड़ा, तो दिमाग में एक बात तो फिट थी कि नौकरी तो करनी ही नहीं है, मजबूरी है नौकरी करने की, तो नौकरी करनी है। जब मजबूरी खत्म हो जाए तो नौकरी नहीं करनी, वो दिमाग से पहले से था, पहले से प्लानिंग था। पहले से। जबकि कॉलेज से बैंक में ज्वाइन किया तब से पहले दिन से ये दिमाग क्लियर था कि जॉब लंबे टाइम तक नहीं करनी। यहाँ तक कि मैंने अपने मनोमन वो भी सोच लिया है कि कितने दिन करनी है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल करनी है, बस, उससे ज़्यादा नहीं करनी। तो 20 साल का एक डेडलाइन अपने दिमाग में मैंने फिट करके रखा था। 78 में मैं जॉइंट हुआ, तो उस टाइम तो न कोई व्हीकल था, न कुछ ऐसा सिचुएशन था, लेकिन बैंक में आने के बाद लोन पे मोटरसाइकिल परचेज़ की। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कुछ ना कुछ चालू बैंक में धंधा करता ही रहा मैं। क्योंकि मैं वैसे मानता था कि बैंक को छोड़नी है तो कैसे छोड़ेंगे, तो धंधा तो करना है। सही बात है। तो धंधा करने के हिसाब से वो चलता रहा। लेकिन जब 2000 की साल आई तो डिसाइड कर लिया कि यार बहुत हो गया, 20 साल हो गए, अगर अब मैं डिसीजन नहीं ले पाया तो फिर धंधा नहीं कर पाऊंगा। मुश्किल होता है, पर 20-22 साल एक जगह पर नौकरी करने के बाद इतना बड़ा साहस करना मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें सिचुएशन ही ऐसी बनती है आपकी कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं कि जो आपको कंफर्ट नहीं है। सही बात है। मैंने सही बताऊं कि उस टाइम जब ये डिसीजन लिया तब मेरे दिमाग में वो था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं तो करूंगा क्या। लेकिन दूसरे दिमाग में वो भी आया कि अगर मैं जब तक कंफर्ट जोन में रहा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या बात है। तो मैंने खुद से डिसाइड कर लिया कि नाउ अब अनकंफर्ट जोन में ही जाना है। और तब तो आपके बच्चे भी होंगे, सब परिवार छोटे बड़ा थे, होगा, हाँ। पूरा जिम्मेदारी आप पर होगा। यस, बड़ा पूरा जिम्मेदारी था। उस टाइम बैंक का सैलरी अच्छा था, करीब 40,000 सैलरी था उस टाइम। क्या बात है। तो वो सब छोड़ के बिजनेस करना, बस एक ही धुन थी, एक ही दिमाग चल रहा था, कुछ भी करना है। मुझे अभी याद है कि मैंने जब बैंक की जॉब छोड़ी तो करीब 10 दिन के बाद मेरा एक मित्र मिला। उसने मुझे बताया कि आरपी साहब ऐसे कर लीजिए, मैंने सुना है आपके बैंक की जॉब छोड़ दी। मैंने हाँ, आप ऐसे कर लीजिए, मेरे कंपनी में आ जाइए, मैं आपको 1 लाख का सैलरी दूंगा, आपको गाड़ी उस टाइम पर 1 लाख का सैलरी दूंगा, गाड़ी दूंगा, और आप मेरी कंपनी के लिए काम करेंगे। आपकी शक्तियों को मैं जानता हूँ। तो मैंने उनको उस टाइम जो बोला था वो आज बता रहा हूँ कि रमेश भाई, अगर मुझे जॉब ही करनी थी तो मैं बैंक में बहुत अच्छा था। अब मैं जॉब करने वाला नहीं हूँ, जॉब देने वाला हूँ। क्या बात। अब मैं जॉब देने के लिए मैंने बैंक को रिजाइन किया है। तो उस दिन आज के से हिंदुस्तान को भी आपके जैसे लोगों की अब जरूरत है, जो लोगों को जॉब दे। नहीं, सही है, उसमें जॉब करनी मजबूरी होती है। सही बात है। क्योंकि आपके जब जीवन निर्वाह का सवाल बनता है तब स्वाभाविक है कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी वही होती है कि आपका कुटुंब का जीवन निर्वाह करे। लेकिन जब भी आपको लगता है कि नहीं, अब मैं चलो ठीक से मैं इतना तो कर लेता हूँ, मैंने अपने एक स्टैंड बना दिया है, तो आपको वही सोचना चाहिए कि अब मैं दूसरों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ।
सही बात है। और वही सिचुएशन मेरे लाइफ में मैंने उसी दिन से किया था। अब जब ये आपका, आप उसके बाद रियल एस्टेट में आ गए, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, फिर ये सोशल एक्टिविस्ट, समाज के लिए काम करने की भावना कहाँ से आई? ऐसा क्या हुआ कि उसके लिए आप प्रेरित हुए? जब मैंने 2000 की साल में बैंक की जॉब छोड़ दी, उसके बाद मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। करीब 7 एक साल के बाद, वैसे मैं मेहसाना में रहता था उस टाइम, तो वहाँ एक धरती परिवार करके एक ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक तौर पे चल रहा था। उनके होद्देदार मुझे कई बार बता रहे थे कि आरपी साहब आइए, ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, समाज का काम है। तो मैं सोचता था कि ठीक है साहब, आऊँगा, अभी तो मेरी उम्र क्या है, टाइम होने दो, आऊँगा मैं। लेकिन उस टाइम जो हमारे उमिया ऊंजा माताजी संस्थान के जो प्रमुख केशव भाई पटेल जो थे, उनके संपर्क में मैं आया, तो मुझे उनका जीवन इतना मतलब प्रेरित लगा। तो मुझे लगा कि इस उम्र में, मतलब जब मैंने उनका परिचय हुआ तो शायद उनकी उम्र उस टाइम करीब मोर देन 80 ईयर्स थी। क्या बात है। तो सफ़ेद कपड़ों में वो सज रहते थे, स्फूर्ति से काम करते थे। तो मुझे लगा कि 80 साल के लोग जब काम कर रहे हैं तो मेरी उम्र चाहे कम भी हो, लेकिन इतना बढ़िया काम समाज का हो रहा है तो कुछ तो करना चाहिए। सही बात। तो पहली बार मैं 2007 में वो धरती परिवार में ज्वाइंट हुआ। एक ही साल में मैंने अपना जो शक्ति थी उसमें लगा दी, और जो मेंबर करीब 900 थे उसको एक ही साल में बढ़ाकर 1700 कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर almost। दिया। जबकि 900 करीब 10 साल से थे। 900 मेंबर करीब 10 साल से थे, मैंने एक साल में 1700 कर दिए। उसके बाद वैसे भी मेरा बिजनेस तो चल रहा था, लेकिन सिचुएशन ये हुआ कि 2011 में मैं जब क्रेडाई गुजरात का चेयरमैन बना, उसी साल में एक सिचुएशन मेहसाना में ऐसी आई कि कुछ स्टूडेंट्स मेहसाना मेरी ऑफिस में आए। उस टाइम जीपीएससी का एग्ज़ाम्स आने वाला था। करीब 15-20 स्टूडेंट्स थे। उन्होंने आकर मुझे बताया कि साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट में काफ़ी जगह की वैकेंसी अभी आने वाली है। हमारे समाज के लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमारे समाज के लिए हम क्यों ना करें, तो हमको इसमें सपोर्ट कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और संस्था से बताइए, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं उसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो बोला नहीं साहब, आप ऊंझा में वहाँ के कारोबारी सभ्य है तो आप वहाँ बात कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। 15-20 दिन के बाद मीटिंग आती थी, मैं ऊंझा मीटिंग में गया, और मीटिंग में जाकर मैंने जो ऊंझा उमिया माता जी संस्थान जो है, जो समग्र हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक है, वो मंदिर हमारी कुलदेवी का भी है। तो उस मंदिर में मीटिंग में मैं गया, और सब मैटर ख़त्म होने के बाद मैं खड़ा हुआ, और मैंने वहाँ इतना ही बताया कि मंदिर जो है ना, वो सिर्फ भक्ति के लिए और भजन के लिए नहीं है। मंदिर जो है वो सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ होना चाहिए। समाज को जिनकी ज़रूरत है उसी दिशा में मंदिरों को काम करना चाहिए। और आज की जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात ये है कि आज़ादी के बाद करीब आज 60 साल हो गए, तो 60 साल के बाद मतलब उस टाइम में जो रिक्रूटमेंट थी, वो रिक्रूटमेंट के वो सब लोग रिटायरमेंट होने लगे थे। तो जो नई रिक्रूटमेंट आ रही है उसमें समाज के लोग, समाज के युवा ज़्यादा से ज़्यादा जाए, उसके लिए कम से कम हमें उसके ट्रेनिंग सेंटर शुरू करना चाहिए। तो ये बात मैंने इतनी अच्छी तरह से रखी, तो उसी मेरी बात को सुनकर जो उस टाइम के तत्कालीन जो प्रमुख थे अनिल भाई पटेल, उन्होंने सीधा खड़ा होकर, मैं जब बैठ गया तो वो खड़े हो गए। तो बोला आरपी साहब, आपने बात तो बहुत बढ़िया की है, सूचन बहुत अच्छा है, आप ऐसा कर लो, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते। अच्छा, चैलेंज की तरह। तो मुझे चैलेंज भी लगा और इंसल्ट भी लगा कि यार मैं तो सजेशन करने खड़ा था। ऐसा थोड़ा है कि अगर कोई आदमी कुछ अच्छी बात का सजेशन करे तो आप उसको ही हार पहना दो कि आप ही कर लो। तो मुझे पहले तो लगा कि ये पूरी सभा में मेरा एक अपमान हो रहा है, लेकिन मैं दूसरे क्षण सोच लिया कि इसे अपमान समझूं या चैलेंज समझूं। तो वैसे मेरा स्वभाव था चैलेंज उठाने का।
मैंने वहाँ खड़ा होकर बोल दिया, ठीक है साहब मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, मैं जो भी करूँगा संस्था के हित में, समाज के हित में करूँगा, लेकिन मुझे किसी की दखल उसमें नहीं चाहिए। क्या बात है। अगर ये बात की, अगर आपकी क्लैरिटी और सभी होद्देदारों की अगर क्लैरिटी है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पूरी मीटिंग ने यस कर दिया। अहमदाबाद में वैसे IAS ट्रेनिंग सेंटर संस्थान का चल रहा था करीब 10 साल से, जहाँ सिर्फ 13 स्टूडेंट थे। सिर्फ 30? 13 माय गॉड। 13। जबकि 10 साल से चल रहा था। मैंने दूसरे दिन ही आके अहमदाबाद आके उस सेंटर का चार्ज लिया और 13 लड़कों को बुलाया, उनको प्रेम से समझाया और उसको बोला कि बेटा फिर से जब मैं एग्ज़ाम लूँगा तब आ जाना, अभी इसको खाली कर दो। मैंने सेंटर को खाली करवाया, उसको फिर से रिनोवेट करवाया, नए 2-3 रूम बनवाए और पूरे समाज में करीब 2 साल तक मैं लगातार UPSC क्या होती है, GPSC क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या होती है, IAS कैसे बनते हैं, IPS कैसे बनते हैं, कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, DSP कैसे बनते हैं, जब गांव के स्टूडेंट्स को इस बात की कोई भी जानकारी गुजरात में नहीं थी, बहुत कम थी। आप किस साल की बात कर रहे हैं? 2011। क्या बात है। तो 2011 में जब मैंने सोच लगा कि ये तो कोई किसी को मालूम ही नहीं है, तो मैंने 2 साल अलग अलग समाज में जाके बिन बुलाए मेहमान की तरफ में गया और वहाँ जाके मैंने सबको इसके रेफरेंस में 5 मिनट 10 मिनट का डिमांड किया है और उस मीटिंग में मैंने बताया है कि क्या है, कैसे IAS बनते हैं, कलेक्टर कैसे बनते हैं, पूरी जानकारी अवेयरनेस मैंने खड़ा किया। और उसके बाद मैंने उसी सेंटर में एंट्रेंस का टेस्ट का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स रखा। आप नहीं मानोगे, जहाँ 13 स्टूडेंट पढ़ते थे वहाँ एडमिशन लेने का जो एंट्रेंस टेस्ट रखा था उसमें 1250 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन अप्लाई किया। कहाँ 13, कहाँ 1250? हाँ, उनमें से फिर उसका रिटन एग्ज़ाम्स लिया, इंटरव्यू लिया और 200 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके फिर ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद करीब मुझे लगता है कि 4 साल में 2014 में जो एग्ज़ाम्स आए उसमें करीब 80 स्टूडेंट्स क्लास 1-2 में पास हुए। क्या बात है। और उसके बाद तो मैंने इतना उसका व्याप बढ़ा दिया कि गुजरात में 17 सेंटर शुरू किए जो फीडिंग सेंटर बने और काफ़ी एक पूरे गुजरात में एक माहौल बनाया कि UPSC GPSC करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में युवाओं को जाना ही चाहिए, क्योंकि जब तक यूथ अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएगा तब तक सुधार नहीं आ सकता। सही बात है। और उसी एंगल से करके मैंने उसमें काम किया। मतलब कि बैंक से कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से एजुकेशन, ये पूरा कंट्रोवर्सी रहा है, लेकिन मैंने उनको एक चैलेंज की तौर पे उसको उठाया और चैलेंज एक्सेप्ट करना वो मेरा एक नेचर पहले से ही रहा है। आपने एक और चैलेंजिंग पर बहुत ही सराहनीय इसी साल में एक सोशल एक्टिविटी की जो काफ़ी चर्चा में रही। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, एकता दिन पर आपने पुराने सारे राजवी परिवारों को इकट्ठा किया, उन्हें बहुत प्यार से सम्मानित किया। इसको हिंदू समाज एक पहल की तरह देख रहा है, पर यह विचार आपके मन में कैसे आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि 2017 में जब सबको मालूम है कि गुजरात में अनामत आंदोलन हुआ। हाँ। तो अनामत आंदोलन हुआ तो गुजरात मतलब ऐसे डिस्टर्ब हो गया जो कभी पहले नहीं था। हुआ था करीब 85 में जो अनामत जातियों आंदोलन में हुआ बट गया। तो उस टाइम हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था। तो इस बार का जो आंदोलन हुआ उसमें पाटीदार समाज काफ़ी इन्वॉल्व हो गया। यहाँ तक कि पाटीदार समाज ने अपनी बनी बनाई जो इमेज थी पूरे समाज में एक बड़े भाई की, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो मुझे लगा कि ये एक समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो इतने सालों से जो कमाई की है वो सब पानी में जा रही है। तो मुझे लगा कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए समाज में कि जब भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आती है तो समाज का और देश का हित कहाँ पर है, उसका Nation first। हाँ, उसका डिसीजन कौन ले,
तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उसका डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आया, उसने लगा कि एक दिशा ठीक है और उसने लीडरशिप ले ली और उसने उस काम कर रहे और पूरा समाज उसके साथ जुड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए सम सिस्टम फॉर द सोसाइटी, कलेक्टिव लीडरशिप मस्ट बी। अदरवाइज कोई ना कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए लीडरशिप लेके समाज को गुमराह करने के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। तब ये विचार सोच के डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा कुछ तो करना ही होना है कि एक स्टैंड बनाना है, प्लेटफॉर्म बनाना है। उसी टाइम मैंने जो अभी बताया कि जो IAS ट्रेनिंग सेंटर जो मैं चला रहा था, तो उस टाइम मुझे लगा कि अब एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और वैसे हमारी संस्थान का ज़मीन भी था अहमदाबाद में। मैंने उनको भी प्रपोज किया कि ये सब करना चाहिए, एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए और उसके साथ मंदिर भी बनाना चाहिए। क्या बात है। क्योंकि मंदिर का आस्था के माध्यम से ही एजुकेशन होना है, ये मेरा पूरा दावा पहले से रहा है। लेकिन ये मेरी बात उन लोगों के दिमाग में नहीं आई। उन्होंने उसको काफ़ी अपोज किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने फिर वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और सोचा कि ठीक है, चलो मैं खुद सोच लूँगा कैसे करना है। तो दिमाग में वैसे एक गुस्सा तो था ही कि मुझे करने क्यों नहीं दिया। दूसरी बात बनी ये कि आंदोलन हुआ और ऐसे आंदोलन चला कि जो कोई समाज के किसी संस्था का उसमें नेतृत्व ही नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था, कोई बोल नहीं सकता था। सिचुएशन तो यहाँ तक खराब थी कि अगर कोई भी आगेवान, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे सामाजिक, अगर कुछ बोल दिया उनके खिलाफ तो उसकी हालत युवा लोग ख़त्म कर देते थे। क्या बात। सोशल मीडिया में उसके सभी जो भी होता है ना, वो सब मतलब इतना वर्स्ट भाषा लैंग्वेज में उसको रखते थे कि आप सोच न सकें। लेकिन मैंने हिम्मत से सोच लिया कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और उस टाइम मैंने उसका लीडरशिप लिया और डिसाइड किया कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है। तब जाकर ये विश्व उमिया फाउंडेशन का जन्म हमने किया। क्या बात है। और ये करने के बाद मतलब काफ़ी एक अपनी अलग विचारधारा के साथ इस संस्था को मैंने उसमें पूरा समर्पित किया है। लेकिन 31 अक्टूबर का कार्यक्रम जो हुआ वो एक ऐसी बात हुई कि सरदार साहब के बारे में मैं सब काफ़ी जानता था, लेकिन मैं सही खुले दिमाग से बताऊं कि मैं इतना नहीं जानता था कि जितना मैंने करीब 4 महीने से पहले सरदार साहब को जाना। क्या बात है। सरदार साहब के बारे में एक बार मैंने एक वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी उसमें दिलचस्पी हुई। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो भारत का भगवान है, इसके बारे में मैं इतना कम जानता हूँ तो लोग कैसे जानते होंगे। तो मैंने जितने भी यूट्यूब पर जितने भी सरदार साहब के वीडियोस थे मैंने सब उसको सुने। सरदार साहब की जितनी भी बुक्स थी मैंने करीब उससे 8 से 10 बुक उनकी पढ़ी। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद इस व्यक्तित्व को ढकने के लिए इरादे हो रहे हैं, हुए हैं, इंटेंशनली उनको दबा दिया गया है। तब से डिसाइड किया कि सरदार साहब के जीवन के प्रसंगों को लेकर मुझे एक बड़ी गौरव गाथा उनके बड़े तौर पे करनी चाहिए। करीब 1 लाख लोगों की जन्मदिन की उपस्थिति में करनी चाहिए। ये सब डिसाइड करने को सोचा। तो जब मैंने वीडियो सब सुने थे तो उसमें अखंड भारत के निर्माण की हर बात आती थी। तो अखंड भारत के निर्माण में सरदार साहब ने जो काम किया वो एक खेडूत पुत्र थे, एक खेडूत का, किसान का लड़का था। तो किसान का बेटा था। उसी वजह से उनमें जो विश्वास रख के जिन राजवीरों ने अपनी रियासतें जो माँ भारती के चरणों में समर्पित की थी वो भी इतने ही त्याग और समर्पण के प्रतीक थे। सही बात है। तो मैंने वही सोचा कि सरदार साहब की जीवन को अगर उजागर करना है तो उनके साथ ये राजवीरों का त्याग और समर्पण भी उजागर होना चाहिए। बहुत सही बात है। एक सिक्के की दो मतलब बुझाए है ना, तो दोनों को साथ उजागर करनी चाहिए। तब ये दिमाग में रहा कि कार्यक्रम ऐसा करना है कि सरदार साहब के जीवन के प्रसंगों को लेकर पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है और राजवी परिवारों का सम्मान करके आज फिर से उनका वो जो त्याग और समर्पण का जो मैसेज था ना, वो फिर से आज की युवा पीढ़ी को देना है। आपको जब ये विचार आया होगा और आपने अपनी टीम को बताया होगा पहली बार कि भाई ऐसा कुछ करना है, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? वो जनरली होता है, वैसे ही होता है। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नया करना है तो सबको लगता है कि यार आरपी साहब बता रहे हैं तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा।
तो पहले क्या होता है, जनरली आप कोई भी नए विचार रखते हो, कोई भी अच्छे विचार रखते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी मजाक उड़ती है, आपका उपहास होता है। उपहास होने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप आपकी बात पर अड़े रहते हो तो क्या होता है, उपहास के बाद उसका विरोध होता है। विरोध होने के बाद क्या होता है, धीरे 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 वो विरोध को कम करते रहते हैं, तो विरोध के बाद उसका स्वीकार होता है। और जब स्वीकार हो जाता है ना, तो आप कंफर्ट जोन में थोड़े आ जाते हैं। क्या बात। अब स्वीकार होने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद आपको सहकार मिलता है। तो यहाँ पर भी विश्व उमिया ये फाउंडेशन विरोध से सहकार तक जाना विरोध से मुश्किल नहीं, है। उपहास से। हाँ, उपहास से सहकार तक जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो 4 कैटेगरी में 4 स्टेज जो पास करना होता है ना, उसके लिए आपका दिमाग आपका पावर इतना रखना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए, करना है तो करना ही है। क्या बात है। लेकिन आप में कन्विजिंग, क्योंकि वो करने के वजह में सब कन्विज इसलिए हो रहे हैं कि उसमें मेरा कोई लालच नहीं होता, उसमें मेरा निजी कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी कुछ करता हूँ समाज के और राष्ट्र के हित में ही कुछ करना है, वो सबके दिमाग में इतना फिट है, इसीलिए हो रहा है। ब्यूटीफुल थॉट सर। सर 2017 से आपने विश्व उमिया फाउंडेशन की स्थापना की, पर मुझे जितनी मेरी टीम बड़ी होती जाती है तो मुझे खुद से प्रश्न होता है कि यार इनको मैनेज मैं कैसे करूं, मुश्किल होता है। और आप तो इतने सारे लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, एक मिशन एक विजन के साथ, तो उसमें डोनेशन लाना, उसको एग्जीक्यूट करना, लोगों से काम करवाना, प्यार से करवाना मुश्किल रहता होगा, उस पर आप कुछ बताएं। मुश्किल रहता होता है, वो तो हर समाज के हर प्लेटफॉर्म पर हर किसी को लगता है। हाँ, वैसे मुझे भी लगता है, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं कोई ऊपर से आया हूँ। तो होता है रूटीन में। तो जब एक संस्था का विचार रखा, जब माँ उमिया का दुनिया का सबसे ऊंचा से ऊंचा मंदिर का जो एक सोच रखी, तो उसके लिए स्वाभाविक है बहुत बड़ा फंडिंग चाहिए। सही बात है। और फंडिंग के जब शुरुआत की, तो पहले जब मेरे दिमाग में ऐसा एक सोच आई कि ऐसा कुछ करना है, तो मैंने अपने 3-4 मित्रों को बताया, उसके बाद करीब 10-15 मित्रों को बताया, फिर हम कभी छोटी छोटी मीटिंग करते रहते थे। तो उसमें मुझे लगा कि समाज के कुछ आगेवानों को भी बुलाना चाहिए। अगर उनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बताया, तो वैसे जो छोड़ होता है ना, अगर उसको अगर छोटा ही है तो उसको निकाल कर फेंक देना बहुत इजी होता है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले उनको भी थोड़ा साथ में कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो मैंने ऐसे 4-5 आगेवानों को भी रखा, 4-5 मित्रों को भी रखा, उनके साथ पहली बार सोच रखी, दूसरी बार रखी, तो लगा कि आरपी साहब तुम्हारी बातें कुछ सेक चली जैसी लगती है। तो मैंने बोला क्यों भाई, क्या है उसमें, आपने कभी कोई संस्था चलाई है? तो बोला नहीं, अभी तक मैंने कोई संस्था तो नहीं चलाई, लेकिन अभी जो चलाने जा रहा हूँ ऐसा संस्था स्टार्ट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। आप पहले ऐसा करो, एक छोटी संस्था बनाओ, छोटा सोचो, उसके बाद बड़ा सोचना। हम 5 लाख रुपया का डोनेशन लेने जाते हैं ना, तो हमारे चप्पल घिस जाते हैं। और आप बता रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे 25 लाख के 500 ट्रस्टी बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे, ऊपर से बुलाएंगे? तो मैंने बोला नहीं, हम साथ में प्रयत्न करेंगे, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तविकता अलग होती है, कहानियाँ अलग होती है। करीब 3-4 मीटिंग में ऐसा हुआ। उसके बाद डिसाइड किया कि छोड़ दो, ये सब पुराने थॉट्स वाले जो लोग हैं ना, उनको कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल रहता है। जो कुछ करना है ना, वो हिम्मत से करना है, अपने हिसाब से ही करना है। सही बात है। तब Think जाकर big। तब क्लैरिटी के साथ कर लिया कि निकालो हमारा मोबाइल। करीब मोबाइल में 4,500-5 हज़ार के कॉन्टैक्ट्स थे, काफ़ी फ्रेंड्स थे, रियल एस्टेट का बिजनेस किया था, बैंक में जॉब किया था, इतने सारा फील्ड था। इनमें से क्या 25-50 लोग नहीं मिलेंगे 25 लाख देने वाले? तो उनमें से हमने मोबाइल में से 50 का लिस्ट बनाया, 50 का लिस्ट बनाकर बैठ गए और उसको फ़ोन किया, हमने ऐसा सोचा है, आपका 25 लाख में नाम लिखा है, रखे या निकाल दे, आप बताइए। और सबसे पहला एक साक्षात्कार चमत्कार ये हुआ कि 50 का लिस्ट बनाया था और 50 में से एक आदमी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं मेरा नाम निकाल दीजिए।
तब एक कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं सही दिशा में जा रहे हैं, कर रहे हैं। और उसके बाद जो इतना करीब 2000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रखा, उसमें करीब 1000 करोड़ का जो टेम्पल का प्रोजेक्ट रखा, तो उसके बाद तो एक संस्था की एक अलग विचारधारा के साथ जब समाज के बीच में हमने बातें करना शुरू किया, तो कुछ ही टाइम में करीब 2-3 साल में तो 500 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन डिक्लेयर हो चुका। क्या बात। हाँ, तो हमें लगा कि नहीं बात तो सही है, सही दिशा में जा रही है, माता जी का पूरा हमें सपोर्ट भी है, एक शक्ति काम कर रही है, कुदरत मदद कर रही है। उसके बाद यहाँ करीब 60 एकड़ ज़मीन ले ली, जबकि ज़मीन ली जब उस टाइम में 5 लाख का बैलेंस बैंक में नहीं था संस्था में, और 51 लाख का चेक दिया था, और ज़मीन का वैल्यू अमाउंट था 200 करोड़। तो सोचा कैसे आएंगे, लेकिन दिमाग में था, जुनून था करना है, तो वो सब करने रहे। ज़मीन ले ली, बांधकाम चालू कर दिया। तो सिचुएशन जब डोनेशन लिखवाए थे जिन्होंने, उनसे जब मांगने गए, बोला साहब अभी थोड़ा दिक्कत है, कर लेंगे। एक सिचुएशन ऐसी आई कि यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है और बैलेंस नहीं है। तो दिमाग में एक बात आई कि जो मंदिर बन रहा है ना, वो करीब 1440 पिलर पे बन रहा है। तो मुझे लगा कि 1440 जो पिलर है, वैसे तो माता जी का मंदिर बन रहा है, तो पिलर नहीं है, ये धर्म स्तंभ है। अगर धर्म स्तंभ है, सभी समाज का मंदिर बन रहा है, आस्था का केंद्र बन रहा है, तो सबको जुड़ना चाहिए। मैं अकेला क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? तो मैंने एक सोच रखी, एक विचार रखा समाज के बारे में। तो सबसे विचार पहले मैंने अपने होद्देदारों में रखा, संस्था के होद्देदारों में रखा कि ये धर्म स्तंभ जो है, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जो गर्भगृह के जो धर्म स्तंभ है, पिलर, उसका 15 लाख का सहयोग ले, और जो बाकी के जो है उसका 11 लाख का सहयोग करे। ऐसी एक सोच रखी, तो वैसे स्टार्ट हो गया। पहले आपकी मजाक रहती है, फिर आपका विरोध होता है, फिर उसका स्वीकृति मिलता है, और फिर सहकार मिलता है। उपहास से सहकार। तो वही हुआ। और उस सिचुएशन में आप नहीं मानोगे, जो सबसे पहले वो खिलाफ थे, उनके सामने मैंने अपनी बात को उस तरह से रखकर मेहनत की। 21 दिन में, 21 डेज में 11 लाख के 1100 मेंबर्स मैंने बनाए। क्या बात है। यस। तब जाके सबको लगा कि नहीं यार, ये तो जब बोलता है वही करता है, तो हमको जुड़ना ही चाहिए, और सब जुड़ने लगे। मतलब आपकी बैंक की सफर से अब तक जो लोगों को जोड़ने की आपकी ताकत थी, वो लोगों को दिखती रही। वो जो लीडरशिप स्किल है, शायद इसीलिए लोग आपसे जुड़ते गए। वो बात तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो इस IAS ट्रेनिंग सेंटर, उमिया कैरियर डेवलपमेंट काउंसिल जो मैंने स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने युवाओं के लिए जिस हिसाब से, जिस तरीके से जो काम किया, पूरे समाज में अवेयरनेस लाया, उसके बाद 2014 में जो रिजल्ट दिया, तब जाकर सबको यकीन हुआ कि ये बंदा बोलता है तो करता भी है। सही बात है। तो उसी मैटर को लेके फिर मेरी बात में जो आगेवान होते हैं ना, उनका विरोध रहता था, लेकिन आम प्रजा का विरोध नहीं रहता था। वो तो मानते ही नहीं, बंदा बोला है ना तो होने वाला है। सर, आपकी बातें और एनर्जी से मैं भी एनर्जी से भर गया हूँ। पर मैं आशा रखता हूँ कि सर की तरह आज हमारा युवा भी अपने देश के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए आगे आए, और जिस तरह से सर ने अपने क्रांतिकारी विचारों से इस सोसाइटी को देने का एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रयत्न किया है, वैसे दूसरे लोग भी करें। आरपी सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।